हेलो दोस्तों। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है D1 एंड न्यू प्रोजेक्ट। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। और गाइस, जैसा कि मेरी गारंटी रहती है तुमसे कि अगर तुम इन तक इस लेक्चर को देखोगे तो तुम डेफिनेटली इस प्रॉब्लम के पीछे छुपे हुए कंसेप्ट को सीख लोगे। और फर्दर अगर इस तरह का प्रॉब्लम तुम्हें कहीं पे भी मिलता है तो तुम उसे सॉल्व कर पाओगे। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले गाइस हमें प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करना है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या है ना, एक कंपनी है जो कि N+1 बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहती है ऑन अ कोऑर्डिनेट लाइन। ठीक है, कोऑर्डिनेट लाइन हमें पता है क्या होता है। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाला लाइन है। तो इस लाइन पे कंपनी N+1 बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहती है। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ रहा है। अब देखो, अब ये जो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट होगा ना, तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट रहेगा वो इंटीजर होगा। यानी कि इस कोऑर्डिनेट लाइन पे इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। तो बिल्डिंग का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो एक इंटीजर होगा। ठीक है, ये इन्होंने कह रखा है प्रॉब्लम में। ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि कोई दो बिल्डिंग किसी सेम ही कोऑर्डिनेट पे नहीं बनाया जा सकता, जो कि ऑब्वियस भी है। तुम दो बिल्डिंग को किसी सेम ही लोकेशन में नहीं ना बना पाओगे। तो वही चीज इन्होंने कह रखा है। ठीक है। अब देखो, अब लेट सपोज करो कि ये मेरा आईएथ वाला बिल्डिंग है। ठीक है। और ये मेरा दूसरा बिल्डिंग है जो कि जेएथ वाला बिल्डिंग है। ठीक है। ये बिल्डिंग आईएथ वाला जो है इसका कोऑर्डिनेट एक्स आई है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स जे है। अब मान लो कोई बंदा है जिसको कि आईएथ बिल्डिंग से जेएथ बिल्डिंग जाना है। तो आईएथ बिल्डिंग से जेएथ बिल्डिंग जाने में कितना टाइम लगेगा। तो इन्होंने डिफाइन कर रखा है प्रॉब्लम में कि जो तो हमारा टाइम लगेगा वो होगा दोनों के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और उसका एब्सोल्यूट। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स जे का एब्सोल्यूट। और इतना मुझे मिनट्स लगेगा। ठीक है, ये मिनट्स में निकलेगा। ठीक है। तो यानी कि अगर कोई बंदा है जिसको आईएथ बिल्डिंग से जेएथ बिल्डिंग में जाना है और आईएथ का कोऑर्डिनेट एक्स आई है और जेएथ का कोऑर्डिनेट एक्स जे है, तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा एक्स आई माइनस एक्स जे का मॉड। और ये टाइम किस में निकलेगा, मिनट्स में निकलेगा। ठीक है, इतना चीज हमें समझ में आ रहा है। अब देखो, अब जो ये बिल्डिंग है ना, वो बिल्डिंग का नंबर है। ठीक है, जीरोथ नंबर का बिल्डिंग। ठीक है, फर्स्ट बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग, ठीक है, आईएथ बिल्डिंग एंड सो ऑन एनएथ बिल्डिंग। तो मैंने कहा था कि N+1 बिल्डिंग्स वो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, N+1। तो देखो, 1 to N टोटल कितना बिल्डिंग हुआ, N हुआ। और ये जीरोथ नंबर वाला बिल्डिंग को अगर ऐड कर ले तो N+1 बिल्डिंग। यानी कि यही N+1 बिल्डिंग उन्हें कंस्ट्रक्ट करना है, जिनका जिसका कि उन्होंने नंबरिंग दिया है 0 to N। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो, अब ये जो जीरोथ वाला बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग पे क्या है, केवल बिजनेसमैन लोग रहेंगे। ठीक है, यानी कि कंपनी में जितने भी तुम्हारे बिजनेसमैन हैं उन सारे को रखा जाएगा जीरोथ नंबर वाले बिल्डिंग में। ठीक है। अब देखो, अब 10 साल में ये सारा का सारा बिल्डिंग्स क्या होगा, बन जाएगा। तो ये जो बिजनेसमैन है ना, ये जीरोथ बिल्डिंग से किसी भी बिल्डिंग में जाना चाहेंगे। ठीक है। 10 साल बाद जब सारा का सारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो जीरोथ नंबर वाले बिल्डिंग में प्रेजेंट हैं, रह रहे हैं। अब यहां से वो क्या करेंगे ना, बाकी अदर बिल्डिंग्स में विजिट करेंगे। ठीक है। तो कितना टाइम्स किस बिल्डिंग में विजिट करेंगे, उसके लिए मुझे एक एरे दे रखा है। ठीक है। तो यानी कि 1 to N मेरा एक एरे है। ठीक है, जिसे कि मैं ए एरे से यहां डिनोट कर रहा हूं, A1, A2, सो ऑन अप टू AI, सो ऑन अप टू AN। अब ये क्या बता रहा है, तो देखो ये बता रहा है कि आईएथ बिल्डिंग पे जो बिजनेसमैन जीरोथ वाले बिल्डिंग में हैं वो AI टाइम्स विजिट कर रहे हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि इस ए एरे का क्या मतलब है। इस ए एरे का ये मतलब है कि किसी भी आईएथ बिल्डिंग में बिजनेसमैन AI टाइम्स विजिट कर रहे हैं। ये मुझे रिकॉर्ड पता चल रहा है ए एरे से। यानी कि ए एरे बता रहा है कि इस फर्स्ट बिल्डिंग में बिजनेसमैन कितना टाइम्स आएंगे, तो A1 टाइम्स आएंगे। सेकंड बिल्डिंग में कितना टाइम्स आएंगे, A2 टाइम्स आएंगे। एनथ बिल्डिंग में कितना टाइम्स आएंगे, AN टाइम्स आएंगे। ठीक है। तो यानी कि मुझे इनपुट में ये एरे दे रखा है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे बताना है इस N+1 बिल्डिंग्स का कोऑर्डिनेट। ठीक है, मुझे बताना है इस N+1 बिल्डिंग का लोकेशन कि किस कोऑर्डिनेट
पे ये कोऑर्डिनेट लाइन पे लोकेटेड है, ठीक है। ये मुझे आउटपुट में देना है, ठीक है। अब ये आउटपुट मुझे कुछ इस तरह से जनरेट करना है सच दैट कि जो बिजनेसमैन जीरोथ बिल्डिंग से बाकी सारे बिल्डिंग में जाएंगे ना, उसका जो जो टाइम लगेगा वो मिनिमम होना चाहिए। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि मुझे आउटपुट क्या करना है। मुझे आउटपुट में n+1 बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्ट होगा उसका कोऑर्डिनेट्स बताना है, और वो कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार होना चाहिए कि जो बिजनेसमैन जो कि जीरोथ बिल्डिंग में है, वो बाकी सारे बिल्डिंग में जब विजिट करेंगे तो मिनिमम टाइम उन्हें लगना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोऑर्डिनेट होना चाहिए कि मिनिमम टाइम में बिजनेसमैन लोग सारे के सारे बिल्डिंग को विजिट कर ले, ठीक है। और कितना टाइम्स विजिट करना है वो मुझे ये ए अरे बता रहा है, ठीक है गाइस। तो मुझे आउटपुट का फॉर्मेट कैसे देना है, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आउटपुट में मुझे सबसे पहले प्रिंट करना है जो वो मिनिमम टाइम लगेगा, ठीक है। जो मिनिमम टाइम है सबसे पहले वो प्रिंट करो। और सेकंड क्या करो, सेकंड तुम सारा कोऑर्डिनेट्स बताओ, ठीक है जी। जो n+1 कोऑर्डिनेट्स है उन्हें प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स है मेरा, इसे मुझे प्रिंट करना है। तो मुझे सबसे पहले मिनिमम टाइम देना है, फिर मुझे n+1 कोऑर्डिनेट्स देना है। अब एक चीज जरा ध्यान देना कि अगर बिजनेसमैन लोग अगर यहाँ जीरोथ वाले बिल्डिंग में है और ये किसी बिल्डिंग आईएथ में अगर जाते हैं, तो इनको कितना टाइम टोटल लगेगा। तो देखो टाइम जो हमें कैलकुलेट करना है वो ऐसे कैलकुलेट करना है, एक तो जाने का टाइम। अब आईएथ बिल्डिंग में जब बिजनेसमैन चल गए तो वो तो उनका अपना घर नहीं ना है, उन्हें वापस भी आना है जीरोथ वाले बिल्डिंग में। तो आने का टाइम, ठीक है। यानी जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों का जो समेसन होगा वो नेट टाइम लगेगा किसी किसी भी बिजनेसमैन को जीरेथ बिल्डिंग से आईएथ बिल्डिंग में जाने में, ठीक है। तो ये टाइम कितना निकलेगा जरा निकालते हैं हम। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हम आईएथ बिल्डिंग से जेएथ बिल्डिंग में जाते हैं तो मेरा टाइम इतना लगता है, ठीक है। तो ये टाइम कितना हो जाएगा, x0 - xi। और अगेन जब वापस आएंगे तो अगेन इतना ही टाइम लगेगा, x0 - xi। तो यानी कि टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 2 x0 - xi, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं। तो गाइस यही है हमारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं एक एग्जाम्पल पे, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंडरस्टैंडिंग को पूरे तरीके से हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखो अब हमारा ये सेक्शन है एग्जाम्पल वाला, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे। लेट्स सपोज करो n का वैल्यू है 3, और जो ए एरे था वो दे रखा है 1 2 3। अब मीनिंग समझते हैं इस इनपुट का। तो n का वैल्यू 3 है, यानी कि 4 बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है कंपनी को, ठीक है। अब ये ए एरे क्या बता रहा है, तो ये ए एरे बता रहा है कि ये फर्स्ट बिल्डिंग को 1 टाइम विजिट किया है बिजनेसमैन ने, सेकंड बिल्डिंग को 2 टाइम्स विजिट करना है, ठीक है। थर्ड बिल्डिंग को 3 टाइम्स विजिट करना है, ठीक है। तो ये ए एरे बता रहा है हमको, ठीक है। तो गाइस ये जो एग्जांपल है ये कोड फोर्सेस के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे रखा है नीचे टेस्ट केस में, तो वहां से देख सकते हो। तो उन्होंने सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार कंस्ट्रक्ट किया है। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें n+1 बिल्डिंग्स का कोऑर्डिनेट ही तो बताना है, ठीक है। तो बिल्डिंग का नंबर क्या था, बिल्डिंग का नंबर 0 1 2 3, ये हमारा बिल्डिंग का नंबर होगा, अभी हमने देखा है, ठीक है। तो जीरोथ बिल्डिंग में क्या होगा, जीरोथ बिल्डिंग में हेडक्वार्टर है, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे बिजनेसमैन रहेंगे, ठीक है। तो जीरोथ बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन में बताया है उसमें उन्होंने x0 का वैल्यू 2 ले रखा है। यानी कि अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट लाइन है तो इस 2 वाले लोकेशन पे कौन सा बिल्डिंग है, जीरोथ वाला, ठीक है। जीरोथ वाला बिल्डिंग का लोकेशन है 2, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला जो बिल्डिंग है, ये वाला बिल्डिंग क्या कर हो रहा है, 3 टाइम्स विजिट हो रहा है। तो इसका जो उन्होंने लोकेशन बताया है, कोऑर्डिनेट्स जो बताया है, वो है मेरा वो है मेरा ये कौन सा बिल्डिंग है, जरा चेक करो ये कौन सा बिल्डिंग है। तो ये फर्स्ट, सॉरी, ये वाला, ये 3 टाइम्स विजिट कर रहा है ना, ये थर्ड 3 टाइम्स विजिट कर रहा है, और ये कौन सा बिल्डिंग नंबर है, थर्ड बिल्डिंग है। यानी कि जो थर्ड बिल्डिंग है उसका लोकेशन क्या है, उसका लोकेशन है 3, ठीक है। अब ये देखो, ये जो सेकंड बिल्डिंग है ये 2 टाइम्स विजिट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस सेकंड बिल्डिंग का लोकेशन क्या है, इस सेकंड बिल्डिंग का लोकेशन है 1, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग है, ये फर्स्ट बिल्डिंग, ये 1 टाइम विजिट किया जा रहा है, तो इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन है हमारा 4, ठीक है।
तो गाइस ये उन्होंने एक्सप्लेन में बताया है, ठीक है, और उन्होंने बिल्डिंग का लोकेशन कुछ इस तरह से तरीके से डिसाइड किया है, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग का लोकेशन है ना गाइस, ये इंश्योर कर रहा है कि इस पे जो टाइम लगेगा बिजनेसमैन को, नेट टाइम जो लगेगा सारे के सारे बिल्डिंग को विजिट करने में, वो मिनिमम आएगा, ठीक है। यानी कि ये लोकेशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है इस मिनिमम टाइम वाले कंडीशन को। अब देखो गाइस, अब यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकता है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स कोई जरूरी नहीं है कि यही आएगा, कोऑर्डिनेट्स मल्टीपल हो सकता है, बट हाँ, ये जो मिनिमम टाइम है ना, वो एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मिनिमम टाइम कुछ और आएगा और किसी और का मिनिमम टाइम कुछ और आएगा। वो मिनिमम टाइम मुझे मिनिमम लाना है और वो यूनिवर्सल होगा, यानी कि वो मिनिमम ही होना चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेट्स हर कोई का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन बताया उसमें कुछ इस प्रकार से कोऑर्डिनेट इन्होंने लिया है। अब देखो, अब जो हमारा, अब मुझे प्रिंट क्या करना है, तो मुझे ये n+1 कोऑर्डिनेट तो प्रिंट करना ही है, लेकिन उससे पहले मुझे वो मिनिमम टाइम भी प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूं तुम्हें मिनिमम टाइम हम कैसे निकालेंगे। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा हेड क्वार्टर है x0 वाला। इसी बिल्डिंग से हर बिल्डिंग में मुझे विजिट करना है, ठीक है। और नेट टाइम पता करना है कि दूसरे वाले बिल्डिंग में जाने में कितना, जाने और आने दोनों का टाइम मुझे कंसिडर करना है, अभी मैंने तुम्हें बताया था। तो देखो जरा, सबसे पहले हम निकालते हैं x0 से x1। तो हम क्या करेंगे ना गाइस, हम केवल पहले जाने वाला टाइम निकालेंगे, ठीक है। आने वाला टाइम के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जाने वाला टाइम सारा निकाल लेंगे और सारे का सम करके उसको ट्वाइस कर देंगे। वही तो मेरा होगा, अगर जाने में मेरा जो टाइम लग रहा है उतना ही आने में लगेगा, तो क्यों ना हम जाने वाला टाइम निकाल लें और उसको ट्वाइस कर दें, दैट्स इट, ठीक है। तो देखो x0 से x1 जाने में कितना टाइम लगेगा, तो x0 का कोऑर्डिनेट क्या है 2, x1 का कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो 4 माइनस 2 2, ठीक है। जाने का टाइम 2 लगा। अब ये मुझे देखना है कि इस x1 बिल्डिंग में, यानी कि फर्स्ट नंबर वाले बिल्डिंग में कितना टाइम्स विजिट करना है। तो देखो ये कैसे पता चलेगा, तो ये जो ए एरे है, ये ए एरे यही चीज तो बता रहा है। तो देखो, ये जो फर्स्ट वाला बिल्डिंग है इसमें एक बार विजिट करना है, ठीक है। तो एक बार विजिट करना है और जाने का खर्चा कितना है, टाइम कितना है 2 है, ठीक है। तो 2 × 1 यानी कि 2 मिनट, 2 मिनट लगेगा x0 से x1 जाने में। अभी आने का हमने नहीं कंसिडर किया है, ठीक है। वो हम हैंडल कर लेंगे लास्ट में, सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। वो मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगा। अब x0 से x2 जाने में कितना टाइम लगेगा, तो अगेन देखो, x0 का क्या है लोकेशन 2 है, और x2 का लोकेशन कितना है 1 है। तो 2 - 1 कितना होगा 1 होगा, ठीक है। और मॉड का मतलब हमें पता है कि जब हम ऐसे xi माइनस xj कर रहे हैं और इस पे जब ये मॉड लगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर अंदर का वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो इस मॉड की मदद से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो वो वैल्यू एज इट इज यानी कि पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो x0 से x2 का कितना हो गया, मेरा कितना टाइम लग रहा है 1 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये तो एक बार जाने का हुआ 1 मिनट टाइम, कितनी बार जाना है बिल्डिंग में, तो ये मुझे ये नंबर बताएगा 2 बार जाना है। तो यानी कि हर बार जाने में 1 मिनट लग रहा है, तो 2 बार जाने में 2 मिनट, यानी कि इसका भी कितना आ गया 2 मिनट आ गया। अब हम चेक करेंगे कि x0 से x3 जाने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो जरा निकाल लेते हैं, x0 का कौन सा है कोऑर्डिनेट, ये है सेकंड वाला 2 नंबर, ठीक है। और x3 का कोऑर्डिनेट क्या है 3 यूनिट, ठीक है। तो 2 और 3 का अगर डिफरेंस ले तो कितना आएगा, अगेन 1 आएगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई, ये तो एक बार जाने का था, अब देखो कितना बार जाना है, तो जाना है 3 बार, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो 1 × 3 यानी कि 3 मिनट। अब जरा इन सारे का सम हम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सारा का सारा बिल्डिंग कवर कर लिया, x1 x2 x3 यही 3 बिल्डिंग था। और जीरोथ वाला क्या है, जीरोथ वाला तो हेड क्वार्टर है जहां बिजनेसमैन है। तो इसका सम निकाल लो, 3 to 5 to 7, यानी 7 मिनट केवल जाने का कॉस्ट, जाने का टाइम है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा जाने आने का कंसिडर अगर हम कर ले तो जो ये 7 मिनट आया इसको दुगना कर लो, जाना और आना दोनों कवर हो जाएगा, यानी 14 मिनट हमारा मिनिमम टाइम लगेगा इस प्रॉब्लम में, ठीक है। और इससे कम तुम निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। यही मेरा बेस्ट है जो कि स्मॉलेस्ट है। तो ये मेरा टाइम हो गया। अब एक बार टाइम हमने प्रिंट कर दिया तो उसके बाद मुझे ये n+1 कोऑर्डिनेट प्रिंट करना है। अब ये कोऑर्डिनेट हम कैसे प्रिंट करेंगे, तो सबसे पहले मुझे जीरोथ वाले बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट देना है, फिर फर्स्ट वाले बिल्डिंग का, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो देखो जीरोथ वाले बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट कितना है 2, यहाँ मैच करते जाना, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट वाले बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट क्या है 4, सेकंड वाली बिल्डिंग का क्या कोऑर्डिनेट है 1, और थर्ड वाली बिल्डिंग का क्या कोऑर्डिनेट है 3।
तो यानी कि ये फिर मुझे प्रिंट करना है 2413। यानी इसका आउटपुट कुछ इस तरह तरीके से आएगा, पहले 14 आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में स्पेस दे दे करके 2413 रहेगा। ये मेरा आउटपुट होगा। जरा मैच कर लेते हैं हम। ठीक है, मैच कर लेते हैं हम। तो यहाँ तुम देख सकते हो। ठीक है, इस इनपुट के लिए हमने सारा का सारा डिस्कशन किया है अभी, और इसका आउटपुट 142413 है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे गाइस अपने लॉजिक वाले पार्ट पे, और ये मेरी गारंटी है कि तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट फेज है वो है लॉजिक वाला फेज। ठीक है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ अगेन, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से समझा सकूं। तो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 5 3 8 10 6 1। ठीक है, 5 3 8 10, सॉरी, ये जीरो को काफी दूर मैंने लिख दिया, 3 8 10 6 1। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा ए एरे है, और ये मेरा डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट बिल्डिंग को 3 टाइम्स विजिट किया गया, सेकंड को 8 टाइम्स, थर्ड को 10 टाइम्स, फोर्थ को 6 टाइम्स, फिफ्थ को 1 टाइम्स। ठीक है, और ये मेरा एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू 5 है। यानी कि टोटल 6 बिल्डिंग यहाँ कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका कि नंबरिंग है जीरोथ बिल्डिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो आओ हम कोशिश करते हैं कि इसमें हम सॉल्यूशन तक पहुंचे। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे ना, हम एक ये कोऑर्डिनेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे पता है कि ये जो जीरोथ नंबर वाला बिल्डिंग है ये मेरा हेड क्वार्टर है, यानी कि यहाँ सारे के सारे बिजनेसमैन बैठे रहेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस हेड क्वार्टर को सबसे पहले जीरोथ वाले कोऑर्डिनेट पे रख देता हूं। यानी कि ये मेरा लोकेशन है जीरोथ वाले बिल्डिंग का। जीरोथ वाले बिल्डिंग को मैंने सीधा सीधी जीरोथ वाले कोऑर्डिनेट पे प्लेस कर दिया। ठीक है, खत्म कहानी। अब ये क्या करना है मुझे, अब इसी जीरोथ नंबर वाले बिल्डिंग से बाकी सारे के सारे बिल्डिंग में मूव करना है। ठीक है, और वो मुझे बताएगा ये ए वाला एरे कि कितनी टाइम्स जाना है। ठीक है, अब देखो तुम एक चीज, एक बिल्डिंग है जिसमें कि केवल एक ही बार विजिट करना है। ठीक है, इस पूरे एरे में सबसे छोटा वैल्यू तो ये 1 ही है, तो मतलब ये जो फिफ्थ नंबर वाला बिल्डिंग है इसको केवल एक ही बार विजिट करना है। ठीक है, और ये जो थर्ड नंबर वाला बिल्डिंग है इसको सबसे ज्यादा बार यानी कि 10 टाइम्स विजिट करना है। ठीक है, 10 टाइम्स विजिट करना है इस थर्ड बिल्डिंग को। कहाँ से विजिट करना है, तो इस हेड क्वार्टर से, और हेड क्वार्टर कहाँ है, तो जीरो कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, अब तुम मेरे को एक बात बताओ, या तुम खुद अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि इस बिल्डिंग को, थर्ड वाले बिल्डिंग को सबसे ज्यादा बार विजिट करना है, तो इस बिल्डिंग को इस हेड क्वार्टर से सामने रखने में फायदा है या दूर रखने में फायदा है? खुद से तुम क्वेश्चन पूछ लो ये। ठीक है, कि अगर ये बिल्डिंग थर्ड वाला 10 टाइम्स विजिट करना है, जो कि इस पूरे के पूरे ए एरे में सबसे बड़ा वैल्यू है, तो इस बिल्डिंग को इस हेड क्वार्टर से सामने रखने में फायदा है या दूर रखने में फायदा है? तो तुम्हें आंसर तुरंत मिल जाएगा कि इस बिल्डिंग को सामने रखने में फायदा है, क्योंकि इसको मुझे सबसे ज्यादा बार विजिट करना है। तो अगर हम इसको हेड क्वार्टर से दूर रख देंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फिर मेरा टाइम भी क्या होगा, टाइम भी बढ़ जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, मुझे मिनिमम टाइम चाहिए। तो अगर मुझे मिनिमम टाइम को इंश्योर करना है तो मुझे ये चीज इंश्योर करना होगा कि जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको हम कोशिश करेंगे हेड क्वार्टर के आसपास रखने का, ताकि क्योंकि उस बिल्डिंग में मुझे बार बार जाना है, तो मेरा टाइम खर्च होगा ना वहां। अगर और मैं उसे दूर रख दूंगा तो मेरा जाना और आना टाइम मेरा बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि इस थर्ड वाले बिल्डिंग को 10 टाइम्स विजिट करना है तो मैं इसे हेड क्वार्टर के आसपास रख दूं। अब देखो, हेड क्वार्टर का कोऑर्डिनेट है 0, तो मैं इसे कहाँ रख सकता हूँ, क्या मैं हेड क्वार्टर से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे रख सकता हूँ? क्योंकि सबसे छोटा डिस्टेंस तो 1 यूनिट ही है। क्यों 1 यूनिट है? क्योंकि जो भी मेरा बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो इंटीजर है ना, वो इंटीजर है। तो अगर ये जीरोथ पे है तो मैं यहाँ से 1 यूनिट पे रख सकता हूँ, क्योंकि इंटीजर वाला कोऑर्डिनेट मुझे मेंटेन करना है। ठीक है,
तो मैं देखूंगा, और मुझे ये भी इंश्योर करना है कि सेम ही कोऑर्डिनेट पे दो या दो से ज्यादा बिल्डिंग ना हो जाए, एक ही बिल्डिंग रहेगा हर कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तुम्हें बताया था। तो मुझे अगर इस थर्ड नंबर वाले बिल्डिंग को लोकेट करना हो तो मैं कहाँ करूंगा? तो मैं, हेड क्वार्टर मेरा जीरो कोऑर्डिनेट पे है, तो मैं यहाँ से 1 यूनिट की डिस्टेंस पे यानी कि 1 कोऑर्डिनेट पे इस थर्ड वाले बिल्डिंग को प्लेस कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीजें? अब देखो तुम, अब ये क्या हो गया, ये वाला जो मेरा पार्ट है, ठीक है, ये मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, थर्ड बिल्डिंग का केस खत्म है। ठीक है, अब देखो, अब अगेन सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? ये 8 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेकंड वाला बिल्डिंग है, इसको 8 टाइम्स विजिट करना है हेडक्वार्टर से बिजनेसमैन को। तो इस बिल्डिंग को कहाँ रखने में फायदा है? तो अगेन वही चीज, इस बिल्डिंग को भी हम कोशिश करेंगे कि हेडक्वार्टर से सामने रखें। तो सबसे पहला सामने में मुझे क्या चेक करना है, क्या मैं 1 यूनिट पे रख सकता हूँ? ये चेक करो। तो देखो, जीरो से अगर हम यहां बढ़ेंगे तो हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 1 यूनिट पे पहले ही थर्ड वाले बिल्डिंग को मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, लोकेट कर दिया। तो 1 पे तो नहीं रहेगा। क्या और कोई तरीका है जिससे कि मैं 1 यूनिट पे रख सकूं? हाँ है तरीका। क्या? तुम इधर पॉजिटिव एक्सिस पे तो बढ़े, नेगेटिव पे भी बढ़ जाओ। ठीक है, ये -1 पे रख दो सेकंड वाली बिल्डिंग को। अगेन क्या आएगा? अगेन मेरा 1 ही यूनिट तो टाइम लगेगा, है ना? सही बात है भाई। तो ये क्या हो गया, ये सेकंड बिल्डिंग वाला केस भी हमारा खत्म हो गया। अब अगेन तुम्हारा देखो बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये 6 टाइम विजिट करना इस फोर्थ बिल्डिंग को। तो अगेन हम कोशिश करेंगे कि हेड क्वार्टर से हम उसे भी सामने रखने का कोशिश करें। तो हम फिर चेक करेंगे कि क्या 1 यूनिट पे हम रख सकते हैं। तो देखो 1 यूनिट पे ना आगे रख सकते हैं ना पीछे रख सकते हैं। तो और कोई जगह भी नहीं है रखने का, ऊपर नीचे तो हम रख नहीं सकते हैं, है ना? तो यानी कि नहीं, हम 1 यूनिट पे तो नहीं रख पाएंगे फोर्थ वाले बिल्डिंग को। तो अब हम चेक करेंगे 1 यूनिट से थोड़ा सा हम बढ़ेंगे और चेक करेंगे क्या 2 यूनिट पे रख सकते हैं हम। तो हाँ, 2 यूनिट पे रख सकते हैं, यहां पे हम रखते रहे। ठीक है, तो यानी कि कोऑर्डिनेट 2 पे हम फोर्थ बिल्डिंग को लोकेट कर देंगे। सही बात है भाई। अब देखो इस बिल्डिंग का भी काम हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब मेरा कौन सा बड़ा वैल्यू है, ये है। इसको 3 टाइम्स इसको विजिट करना है फर्स्ट बिल्डिंग को, बिजनेसमैन को। तो इसे भी हम कोशिश करेंगे कि सामने रखे हेडक्वार्टर के। तो हम अगेन चेक करेंगे क्या 1 यूनिट में हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। क्या 2 यूनिट में हम रख सकते हैं, तो चेक करते हैं। देखो 2 यूनिट में यहां से ये वाला तो कवर अप है, लेकिन पीछे वाला कवर अप नहीं है, यानी कि -2 कोऑर्डिनेट पे हम X1 बिल्डिंग को लोकेट कर सकते हैं। यानी कि ये फर्स्ट बिल्डिंग को भी हमने लोकेट कर दिया। अब कौन सा बिल्डिंग बचता है? अब केवल एक बिल्डिंग बचा है, फिफ्थ नंबर वाला। ठीक है, और इसे कितनी टाइम्स विजिट करना है, 1 टाइम। तो अगेन चेक करो क्या 1 यूनिट में रख सकते हैं। तो देखो आगे भी नहीं रख सकते हैं, सॉरी यहां तक आगे भी नहीं रख सकते हैं, पीछे भी नहीं रख सकते हैं। क्या हम 2 यूनिट पे रख सकते हैं? तो देखो आगे भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग पहले ही हमने दूसरा बिल्डिंग लोकेट कर रखा है वहां। और ना पीछे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी लोकेट है। तो यानी कि 1 यूनिट और 2 यूनिट में तो नहीं पॉसिबल है। क्या 3 यूनिट में रख सकते हैं? हाँ 3 यूनिट में रख सकते हैं। हम यहाँ पर इस फिफ्थ वाली बिल्डिंग को लोकेट कर देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 3। ठीक है, तो ये जो गाइस हमने ये कोऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट किया, ये मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया? तो मैंने सिंपल सा स्ट्रेटजी फॉलो किया कि जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसे मैंने कोशिश किया हेड क्वार्टर के सामने रखने का। फिर उसको प्लेस करने के बाद, उसको हटाने के बाद जो नेक्स्ट बड़ा वैल्यू है उसको अगेन हम कोशिश करेंगे उस हेड क्वार्टर से सामने रखने का। तो ऐसा करने से क्या फायदा हो रहा है? ऐसा करने से मेरा ये फायदा हो रहा है कि मेरा जो ओवरऑल जो टाइम लगेगा ना, ओवरऑल जो मेरा टाइम लगेगा बिजनेसमैन को हेडक्वार्टर से बिल्डिंग में जाना और आने का, वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा, क्योंकि हमने उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ही कंस्ट्रक्ट किया है ना? तो यही है गाइस हमारा तरीका कोऑर्डिनेट को निकालने का। और एक बार जब मुझे ये सारा का सारा कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा ना, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मुझे अगर ये कोऑर्डिनेट पता है तो मैं, और हेड क्वार्टर का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होने वाला है, तो मैं सारे का जो xi - xj करके हम जो टाइम निकाल रहे थे वो हम आसानी से अब नहीं निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। ये जीरो पता है मुझे, 0 - 2 उसका मुझे क्या करना है, मॉडुलो लेना है। ठीक है, ये क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए वैल्यू। अगेन 0 - 1, 0 - 1, 0 - 2, 0 - 3, इस तरह करके मुझे सारा का सारा टाइम पता चल जाएगा जाने का, और फिर मैं उसे ट्वाइस कर दूंगा तो आने का पता चल जाएगा। अब जिस भी बिल्डिंग को हम देखेंगे उसमें इस फैक्टर को ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे, AI वाला, क्योंकि उतनी टाइम्स बिल्डिंग में विजिट करना है।
तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ अभी मैं कोड करूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा। तो एक बार जब मुझे ये तरीका पता चल गया कि कंस्ट्रक्ट कैसे करना है ना, तो मेरे लिए अब कोड करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ बताता हूँ कि मैं इम्प्लीमेंट किस तरीके से करूंगा, ठीक है। तो मैं वही वाला एग्जांपल यहाँ फिर से लिखता हूँ। एन का वैल्यू है हमारा 5 और ए एरे जो है वो है 3, 8, 10, 6, 1। फर्स्ट बिल्डिंग का है, ठीक है, सेकंड बिल्डिंग, थर्ड बिल्डिंग, फोर्थ बिल्डिंग और फिफ्थ बिल्डिंग। तो मैं क्या करूंगा ना गाइस, मैं एक वेक्टर ऑफ पेयर रखूंगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो कि स्टोर करेगा। देखो किस तरीके से हम पेयर को स्टोर करेंगे। सबसे पहले वैल्यू रहेगा ये, ठीक है, कि कितनी टाइम्स उस बिल्डिंग को विजिट करना है, ठीक है। पहला जो पार्ट रहेगा पेयर का वो रहेगा ये वाला पार्ट, कौन सा, कि कितनी टाइम्स बिल्डिंग को विजिट करना है, ठीक है। और दूसरा रहेगा बिल्डिंग का नंबर, कि बिल्डिंग का नंबर क्या है, ठीक है। अब मैं इसे इस तरह से क्यों लिख रहा हूं ये मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा, ठीक है। अगेन देखो ये सबसे बड़ा वैल्यू था 10, उसके बाद कौन सा वैल्यू है, उसके बाद है 8 और बिल्डिंग का नंबर है 2, ये वाला, ठीक है। उसके बाद कौन सा वैल्यू है 6, ठीक है, और बिल्डिंग का नंबर कौन सा है 4 है, तो इसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर कौन सा वैल्यू है, तो ये वाला वैल्यू है, ठीक है, 3 टाइम्स विजिट करना है, बिल्डिंग नंबर 1 है। और फिर लास्ट में मेरा ये वाला बचा हुआ है, इसका इसको हम लिख लेते हैं 1 टाइम विजिट करना है, बिल्डिंग नंबर 5 है। तो देखो एक्चुअल में तो ये वैल्यू किस ऑर्डर में स्टोर रहेगा, सबसे पहले ये वैल्यू, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। वेक्टर ऑफ पेयर में इसी तरीके से स्टोर रहेगा, फर्स्ट में ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। लेकिन हम क्या करेंगे ना, इस वैल्यू को सॉर्ट कर देंगे इस फर्स्ट वाले के बेसिस पे। क्यों हम सॉर्ट कर रहे हैं, और सॉर्ट भी किस ऑर्डर में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। सबसे बड़ा वैल्यू ऊपर रहेगा, ठीक है, उसके बाद छोटा वैल्यू, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है। और क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने लॉजिक में देखा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी हमने लॉजिक में देखा कि जो मेरा हेड क्वार्टर है, ठीक है, जो मेरा हेड क्वार्टर है उससे जस्ट सामने कौन से बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसको कि सबसे ज्यादा टाइम्स विजिट किया गया होगा, ठीक है। तो इसी कारण इस चीज को पिक करने के लिए कि कौन सा बिल्डिंग सबसे ज्यादा टाइम्स विजिट किया गया है एट द करंट लेवल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस पूरे के पूरे जो वेक्टर पेयर है उसको सॉर्ट करके कुछ इस तरीके का बना लेंगे जो मैंने यहाँ लिख दिया ऑर्डर में, ठीक है। और ये मेरा सी प्लस प्लस एसटीएल फंक्शन है सॉर्ट वाला, वो करके मुझे ये दे देगा, ठीक है। तो ये चीज मुझे समझ में आ रहा है ना, ये चीज मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इस तरीके से सॉर्ट कर लूंगा। अब एक बार मेरा वैल्यू सॉर्ट हो गया तो मुझे पता है कि हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर है मेरा जीरोथ वाले कोऑर्डिनेट पे। तो अब देखो हेड क्वार्टर जीरोथ कोऑर्डिनेट में है, तो जो सॉर्ट करके जो मेरा वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले वाले जो वैल्यू होगा ना उसे मैं 1 कोऑर्डिनेट पे दे दूंगा, दूसरे वैल्यू को -1 पे दे दूंगा, थर्ड वैल्यू को सेकंड कोऑर्डिनेट पे, फोर्थ वैल्यू को -2 कोऑर्डिनेट पे और फिफ्थ वैल्यू को थर्ड कोऑर्डिनेट में। एंड इसी तरह अगर और भी वैल्यू रहता तो हम इसी पैटर्न में चलते, सबसे पहले 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3, फिर 4, फिर -4 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये चीज जो मैं लिख रहा हूं ये मैंने तुम्हें अभी लॉजिक में भी समझाया है कि किस तरीके से हम ये कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे। अब इसे इंप्लीमेंट जब करना है तो हम इस तरीके से इंप्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। एक बार हमारे दिमाग में लॉजिक पूरा पूरा क्लियर हो जाता है तो इंप्लीमेंट करने का मल्टीपल तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हम इस प्रॉब्लम को कोड भी कर लेंगे। तो आओ चलते हैं वीएस कोड की तरफ और इसे कोड करते हैं जैसे कि हमने तुम्हें बताया, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे टेस्ट केस तो लेना ही था, ठीक है। उसके बाद मुझे ये एन वाला वेरिएबल लेना है, ठीक है। तो इसे हमने सीन कर लिया, ठीक है। और मैंने जैसा कि तुम्हें बताया था कि मैं एक पेयर कंस्ट्रक्ट करूंगा, वेक्टर ऑफ पेयर, ठीक है। और दोनों में क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, ठीक है। इसे मैं वी बोल देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वो जो मेरा एन लेंथ का जो एरे था जो कि बता रहा था कि ith बिल्डिंग को कितना टाइम्स विजिट करना है, उसे मैं अब इनपुट में ले रहा हूँ, ठीक है। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट ए, सीन ए, ठीक है। और ये ए वैल्यू क्या बता रहा है कि इस ith बिल्डिंग को ए टाइम्स विजिट किया गया है, ठीक है। तो मैं इसे पेयर वेक्टर ऑफ पेयर में स्टोर कर लूंगा, तो वी डॉट पुश अंडर स्कोर बैक, और पेयर मैं इस तरह से लेता हूँ, ठीक है। पेयर को मैं इस तरह से पुश करता हूँ वेक्टर में,
ठीक है। सबसे पहले ए, जो कि बताएगा कितनी टाइम्स विजिट करना है, फिर बिल्डिंग का नंबर जो कि आई डिनोट कर रहा है। तो ये मैंने वेक्टर ऑफ पेयर तो ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इस वेक्टर ऑफ पेयर को सॉर्ट करना है। ठीक है, तो सॉर्ट का जो एसटीएल फंक्शन है वो मेरा क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, तो वी डॉट बिगिन कॉमा वी डॉट इंड। अब ये जो सॉर्ट करके देगा गाइस, ये वैल्यू ये देता है मेरा असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं, बस जस्ट आर लगा दूंगा। इसका मतलब है कि वो सॉर्ट करेगा रिवर्स वे में, यानी जो एक्चुअल में करता है उसको ना करके वो रिवर्स कर देगा उस वैल्यू को, उस वाले आउटपुट को। ठीक है, तो सॉर्ट करना है वी डॉट आर बिगिन कॉमा वी डॉट आर एंड। ठीक है, इससे मेरा क्या होगा, सॉर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा एरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, यानी कि हम यहां तक तो पहुंच गए, ये मुझे मिल जाएगा। अब कौन सा मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड ये एरे तो मुझे मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनका कोऑर्डिनेट डिसाइड करना है कि किस बिल्डिंग का कौन सा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, मैं एक एन लेंथ का एरे बना लूंगा जो कि हर बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट को स्टोर करेगा। ठीक है, तो वेक्टर इंट कोऑर्डिनेट, ठीक है, एन प्लस वन। ठीक है, एन प्लस वन क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग में बिल्डिंग्स को एज्यूम कर रहा हूँ। फर्स्ट बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग एंड सो ऑन एन बिल्डिंग। तो nth बिल्डिंग का स्टोर करने के लिए मुझे n प्लस वन तक तो एरे को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी कारण मैंने n प्लस वन साइज का वेक्टर डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा देखो, अब मैं एक इंटीजर वेरिएबल रखता हूँ। ठीक है, जो कि इनिशियली क्या रहेगा, वन पे रहेगा। अब देखना, अब मैं ये चीज कोशिश कर रहा हूँ इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, अब मैं ये चीज कोशिश कर रहा हूँ कि ये वन माइनस वन, टू माइनस टू और थ्री, इसे मैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक है, तो देखो मैं ट्राई करता हूँ करने का। ठीक है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, आई लेस देन इस पेयर पे मुझे चलना है, तो v का जो साइज है वहीं तक हम चलेंगे। आई लेस देन v डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब जो मेरा बिल्डिंग का नंबर है, ठीक है, बिल्डिंग नंबर वो कहाँ पे स्टोर्ड है, वो स्टोर्ड है वी आई डॉट सेकेंड में। ठीक है, क्यों वी आई डॉट सेकेंड में, देखो यहाँ, ये जो मेरा ये जो मेरा वैल्यू है ये क्या है, ये बिल्डिंग नंबर है कि थर्ड बिल्डिंग में 10 टाइम्स विजिट करना है, सेकंड बिल्डिंग में 8 टाइम्स विजिट करना है। तो ये बिल्डिंग कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड वाला पार्ट, पेयर का सेकंड पार्ट में ये बिल्डिंग नंबर स्टोर्ड है। ठीक है, तो बिल्डिंग नंबर मुझे पता चल गया। ठीक है, ये इस वेरिएबल में स्टोर्ड हो गया, बिल्डिंग नंबर वाले वेरिएबल में। ठीक है, बी का यहाँ शॉर्ट फॉर्म में मीनिंग है बिल्डिंग, और एनओ को मैंने नंबर के लिए डिनोट किया है। ठीक है, तो बिल्डिंग नंबर का ये वेरिएबल हो गया जो कि बिल्डिंग नंबर स्टोर कर लेगा। अब मैं क्या करूंगा, इस बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट, इस बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ बिल्डिंग नंबर इक्वल टू कुछ होगा। ठीक है, कुछ होगा। अब जरा देखो कैसे हम ये मेंटेन करेंगे। देखो गाइस, यहां जरा तुम्हें ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो ये जो फर्स्ट वाला वैल्यू है 10,3 पेयर का, ये कौन सा, ये जीरोथ इंडेक्स वाला वैल्यू है, ये फर्स्ट इंडेक्स वाला वैल्यू है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ इंडेक्स वाला। जो अभी हमने जो v नाम का जो पेयर ऑफ वेक्टर डिक्लेयर किया है कोड में, उसमें क्या है, उसमें यही सारा वैल्यू स्टोर्ड है, ये वाला सारा। ठीक है, और ये सारा वैल्यू किस ऑर्डर में स्टोर्ड होगा, जीरोथ इंडेक्स पे ये फर्स्ट वाला वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स पे ये वाला वैल्यू, और सेकंड पे ये वाला, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, इस तरीके से स्टोर्ड रहेगा। अब मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल x इक्वल टू वन डिक्लेयर कर रखा है। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जीरो, टू, फोर, ये क्या है, ये इवन नंबर है। ठीक है, तो मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर x इवन है, और इवन को मैं इस तरीके से चेक करता हूं कि अगर x अगर इवन है तो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर ये इवन है, सॉरी x नहीं, ये इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स मुझे चेक करना है, क्योंकि ये 0 to 4 ये क्या है, ये इंडेक्स ही तो है। तो इंडेक्स कहाँ, कौन से वेरिएबल में है, आई वाले वेरिएबल में है। तो मैं चेक करूंगा कि क्या आई इवन है। अगर आई इवन है तो जो मेरा एक्स में वैल्यू है उसे हम एज इट इज उस कोऑर्डिनेट ऑफ बिल्डिंग नंबर में डाल देंगे। ठीक है, अब अगर आई इवन नहीं हुआ, ठीक है, अगर आई इवन नहीं हुआ तो एल्स वाले में चल जाते हैं हम। ठीक है, एल्स का केस बना लेंगे, क्योंकि या तो इवन होगा नंबर या ऑड होगा, तो एल्स में हम आ गए।
अब देखो जब एल्स वाला केस कौन सा है, ये वाला, वन, वन कोऑर्डिनेट, थ्री कोऑर्डिनेट, थ्री इंडेक्स, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स, ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑड है, ठीक है। अब देखो जब फर्स्ट इंडेक्स है तो वैल्यू क्या है, -1 है, -1 है, इसका मतलब कि जो वैल्यू मेरा एक्स में है उसको नेगेटिव में स्टोर करना है हमें इस ऑड वाले इंडेक्स में। यानी कि यहां पे मैं कोऑर्डिनेट ऑफ बिल्डिंग नंबर में डाल दूंगा -x, क्योंकि जब वैल्यू इवन था तो क्या डाले थे हम, x, क्योंकि x में ही वन स्टोर्ड है तो वन मैंने डाल दिया। अब जब वैल्यू ऑड हुआ तो मुझे नेगेटिव ऑफ x डालना है तो वो मैंने यहाँ स्टोर कर दिया। अब देखो जब वैल्यू मेरा ऑड हो जाता है उसके बाद जब हम अगेन स्टार्ट करते हैं तो मेरा क्या होता है, मेरा वैल्यू अगर वन रहता है x का तो वो इंक्रीमेंट करके टू में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन देखो यहाँ पे जब वैल्यू मेरा नेगेटिव हम जब डाल देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वैल्यू मेरा यहाँ पर तो x का वैल्यू क्या था, टू था। अब जब वैल्यू नेगेटिव वाला हम डाल दिए तो उसके बाद फिर मेरा जब नेक्स्ट आइटरेशन में चलता है लूप तो फिर मेरा वैल्यू क्या होता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी एक्स टू था तो थ्री हो जाएगा। तो मैं अब क्या करूंगा ना, मैं इस एल्स के अंदर ही जब मैं नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर दूंगा तो उसके बाद मैं एक्स को इंक्रीमेंट कर दूंगा। समझ रहे हो? तो ये जो वन, -1, 2, -2 वाला जो कंसेप्ट था इसको मैंने आसानी से ये इस कंडीशन से मैनेज करके स्टोर कर लिया सारा का सारा वैल्यू। तो देखो एक बार तुम्हारा लॉजिक क्लियर है तो तुम्हें कोड करने में कभी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो अब जैसा मैंने तुम्हें बताया उसी तरीके से मैं कर देता हूँ यहाँ। तो अगर आई का वैल्यू इवन होता है तब क्या करो, कोऑर्डिनेट ऑफ बिल्डिंग नंबर में तुम एक्स को डाल दो। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तब फिर क्या करोगे तुम, अब मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ बिल्डिंग नंबर में मैं -x को डालूंगा और x को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। इस तरीके से क्या होगा गाइस कि ये जो मेरा कोऑर्डिनेट नाम का जो वेक्टर है उसमें हर एक बिल्डिंग का लोकेशन मेरा स्टोर्ड हो गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे वो मिनिमम टाइम निकालना है जो कि मुझे आउटपुट में देना भी है। तो देखो मैं क्या करूंगा ना, मैं ये जो ए वैल्यू जो मैं इनपुट ले रहा था जो कि बता रहा था कि ith बिल्डिंग में कितने टाइम्स जाना है, तो मैं इसे भी स्टोर कर लूंगा। ठीक है, मैं इसे भी स्टोर कर लूंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक एरे नाम का बना लेता हूँ और n+1 साइज का ले लेता हूँ। और यहाँ मैं क्या करूंगा, ये तो ठीक है, ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो सही है। अब मुझे क्या करना है, एरे ऑफ आई में ए को भी डाल देना है, ठीक है, ताकि सारा का सारा वैल्यू एरे में आ जाए। अब मुझे मिनिमम टाइम आउटपुट करना है तो मीन टी इक्वल टू 0, ये मेरा एक वेरिएबल है जो कि मिनिमम टाइम स्टोर करेगा। अब मैं लूप लगाऊंगा आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, क्योंकि यही वो एन बिल्डिंग है जिसमें कि विजिट करना है। अब मुझे पता है गाइस कि जो जीरोथ वाला बिल्डिंग है वो किस कोऑर्डिनेट पे है, वो जीरोथ कोऑर्डिनेट में है, जैसा कि मैंने तुम्हें लॉजिक में बताया था कि वो हमेशा जीरोथ कोऑर्डिनेट पे हम रखेंगे। ठीक है, तो अब अगर मुझे, जैसा कि मैंने देखा था, अगर मुझे, एक सेकंड मैं तुम्हें ये भी दिखा दे रहा हूँ, जीरोथ बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट क्या है, x0, यानी कि जीरोथ वाला कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब मुझे यहां से अगर ith बिल्डिंग में जाना है xi, ठीक है, जो कि ith बिल्डिंग है, तो मेरा क्या टाइम लग रहा था, मेरा टाइम लग रहा था xi माइनस x0। ठीक है, यही टाइम मेरा लग रहा था। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। और ये टाइम क्या था, ये टाइम केवल जाने का था, अब आने के लिए हम ट्वाइस कर रहे थे। ठीक है, तो देखो ये xi एज इट इज रहेगा और ये x0 क्या है, जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं लॉजिक उसमें x0 को हम हमेशा जीरो कोऑर्डिनेट पे रख रहे हैं। तो इसे लेने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, xi-0 xi के ही बराबर है। तो मुझे जस्ट क्या करना है, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनका एब्सोल्यूट लेना है। एब्सोल्यूट क्या इंश्योर करेगा, ये मॉड चीज, मॉड वाले चीज को ये इंश्योर करेगा। जो हम xi-xj का मॉड लिख रहे हैं ना, तो हम x के अंदर अगर xi-xj अगर लिख दें, ठीक है, तो ये दोनों सेम चीज है, क्योंकि सी प्लस प्लस क्या करता है, तुम्हें एप्स नाम का एक फंक्शन देता है जो कि इस मॉडुलो की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना। अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो एप्स क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव बना करके उसको देगा। और अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो उस वैल्यू को एज इट इज दे देगा। तो मुझे अब कुछ नहीं करना है, जो मेरा जो ये कोऑर्डिनेट्स है ना, इन सारे का एब्सोल्यूट ले लेकर के ऐड कर लेना है। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मीन टाइम जो मेरा वेरिएबल है उसमें मैं कुछ नहीं, उसमें मैं प्लस इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ आई लिखूंगा। ठीक है,
और इस तरीके से जो मेरा कोऑर्डिनेट्स है, बेसिकली ये जो मीन टी है वो अब स्टोर कर लिया है कि बिजनेसमैन को जीरोथ वाले बिल्डिंग से हर पर्टिकुलर ith बिल्डिंग में जाने में कितना टाइम लगेगा, केवल जाने में। अभी आने का हमने कंसिडर नहीं किया है। तो आने का हम कैसे कंसिडर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जाने आने दोनों का टाइम क्या हो गया, निकल गया। अब मुझे सबसे पहले आउटपुट में क्या देना है, मुझे सबसे पहले आउटपुट में ये मिनिमम टाइम ही प्रिंट करना था, और उसके बाद फिर मुझे न्यू लाइन पे जाना था। तो इसी कारण मैंने यहाँ इंडेल लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे नंबर जैसा है बिल्डिंग का उसी ऑर्डर में उसके कोऑर्डिनेट देना था। तो जीरोथ बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ जीरो दे करके स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जीरोथ बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट मैंने प्रिंट कर दिया। अब जो आई 1 से लेकर के एन तक वाले बिल्डिंग है, उसका कोऑर्डिनेट तो हमने स्टोर कर रखा है। ठीक है, यहाँ आई लेस देन इक्वल टू एन होगा। ठीक है, 1 टू एन वाला जो बिल्डिंग है उसका कोऑर्डिनेट तो हमने स्टोर कर रखा है CORD नाम के वेक्टर में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ आई ये मेरा स्टोर्ड है, तो इसे भी मैंने प्रिंट कर दिया, और लास्ट में मुझे न्यू लाइन के लिए एंडर लगा देना है। एक बार रन करके देखते हैं गाइस। इसमें हो सकता है हमारा टेस्ट केस फेल कर जाए, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट है वो मल्टीपल पॉसिबल है। अब देखो गाइस, मैंने इतना बड़ा कोड किया है, लेकिन इस कोड में कुछ भी नहीं है। हर एक चीजें मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब ये कोड तुम खुद से भी चाहो तो कर सकते हो। जैसा मैंने तुम्हें लॉजिक में बताया था उसी तरह मैंने प्रॉब्लम को ब्रेक ब्रेक कर करके इम्प्लीमेंट भी कर दिया। तो तुम समझ, और तुम देख सकते हो गाइस, जो हमारा जो आउटपुट आया मिनिमम टाइम वो भी गलत आया है। ठीक है, यहाँ 8 आया, यहाँ 18, यहाँ 18, यहाँ 2। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये जो मिनिमम टाइम है वो यूनिवर्सल है, वो सबके लिए सेम होना चाहिए। यानी कुछ चीजें हमने कोड में मिसिंग किया है। ठीक है, तो जरा देखते हैं। तो देखो, ये टाइम कम आने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इधर गलती होगा, क्योंकि यहीं पे हम इस मेन टी वाले वेरिएबल को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने हर बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो ले लिया है, बट हमने ये नहीं मल्टीप्लाई किया इसके साथ कि इस बिल्डिंग में कितनी टाइम्स विजिट करना है। समझ रहे हो? तो देखो, ये चीजें गलती तो होंगी, तुम कंपाइल करोगे तो तुम्हारा कोड गलत हो सकता है, बट उसे सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तुम ऑनलाइन असेसमेंट भी दोगे किसी कंपनी का, तो फर्स्ट बार में या 2-3 बार तुम्हें जो तुम रन करोगे वो गलत आएगा, बट चीजों को पकड़ना सीखो कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एरे ऑफ आई मुझे मल्टीप्लाई करना था, ये हम नहीं कर रहे थे, यहीं पे हमारा गलती था। तो अब हम इसे भी एक बार कर देते हैं और फिर से हम रन करेंगे। जब तक नहीं पास होगा तब तक हम रन करेंगे, क्योंकि हमारा लॉजिक सही है। तो अब यहाँ तुम देखो, अब ये जो मेरा टाइम जो आ रहा है वो सारा टाइम सही है। ठीक है, 14, 78, 18, 0, यही एक्सपेक्टेड भी है, 0, 18, 78, 14। तो यानी कि टाइम सही आ रहा है, बट कोऑर्डिनेट डिफरेंट अलग है। तो मैंने जैसा कि तुम्हें बताया था कि कोऑर्डिनेट अलग हो सकता है। तो अब एक बार हम इसे सबमिट करके देख लेते हैं, है ना? आओ इसे सबमिट में लगाते हैं एक बार। और ये गाइस तुम देख सकते हो, ये प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और अगर तुम्हारा इन केस कुछ डाउट रह जाता है तो तुम कमेंट कर देना। और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। सो थैंक यू गाइस।